हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है। व्हाट इज़ सेल। ठीक है। तो सेल क्या होता है, हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है, वो जब वो मतलब कैसे काम करते हैं, और उसके अंदर भी मतलब सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। मतलब सेल अकेले काम नहीं करता है। सेल एक क्या है, यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के ऊपर, हमारा सेल कैसे ऑर्गेनाइज है। ओके, उसके अंदर क्या क्या कौन से ऑर्गेनल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ज़रूर। और अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सेल से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारा सेल कैसे काम करता है, सेल का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। सेल में कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, और अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज इम्प्रूव हो। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ओके, देखिए, सेल सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो सेल क्या है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। द टर्म सेल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग ए स्मॉल कंपार्टमेंट। अब देखिए, अगर आप हमारे सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो वो ना ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा दिखेगा। इसीलिए ये सेल वर्ड कहाँ से आया है, ये क्या है, लैटिन वर्ड है, दैट इज सेलुला। ठीक है। और उसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। द वर्ड सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये जो द वर्ड मतलब सेल है, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया, रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था इन 1665। देखिए, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो सेल कैसा था, डेड सेल था। मतलब वो सेल जिंदा नहीं था, वो सेल मरा हुआ था। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। व्हाट, देख, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो भी बोलते हैं। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके। द सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इज डेड सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था ना, वो कैसा था, डेड सेल था। मतलब वो सेल जिंदा नहीं था, मर चुका था वो सेल। ठीक है। फिर लेटर एंटोन वैन लियो वैन हॉक डिस्कवर्ड अलाइव सेल। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद एंटोन वैन ली वैन हॉक एक साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने डिस्कवर किया अलाइव सेल। अलाइव सेल मतलब जिंदा सेल उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है। एंटोन pursued the existence of other type of cells such as human sperms, bacteria, red blood cells। ठीक है। ओके, तो फिर उन्होंने ही मतलब एंटोन वैन लियो वैन हॉक ने ही बहुत सारे सेल्स के डिस्कवर, जैसे ह्यूमन स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर रेड ब्लड सेल्स हो गए। ठीक है। तो ये था सेल के बारे में। उससे मतलब उसको कौन डिस्कवर किया, सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है। और स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। द जर्मन बोटेनिस्ट एम जी स्चेल्डिन 1838 एंड द जूलॉजिस्ट टी एस सॉचवेन 1839 स्टैब्लिश सेल थियरी। ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दिया था, सेल थियरी दिया था। सेल थियरी दिया था। सेल थियरी इतना कुछ खास नहीं है। सेल थियरी मतलब वही मतलब आप लोग को मालूम ही होगा, बेसिक है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर हमारा पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। यही सब है पूरा सेल थियरी के बारे में। ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ सेल के बारे में। तो ठीक है, देखिए, दुनिया का सबसे छोटा सेल, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, मतलब दुनिया का सबसे छोटा सेल इस माइकोप्लाज्म। क्या होता है, दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म होता है। ओके। और दुनिया का सबसे बड़ा सेल, दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच रहता है ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा रहता है ना, ऑस्ट्रिच एग, उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। ओके। इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स में लार्जेस्ट सेल क्या होता है, इस फीमेल ओवम, फीमेल के अंदर जो ओवम होता है उस वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है इन ह्यूमन बींग्स।
ओके। इन ह्यूमन बींग स्मॉलेस्ट सेल इज, अगर हम ह्यूमन बींग्स में ही बात करें सबसे छोटे सेल की, तो जो मेल स्पर्म होता है ना, मेल स्पर्म, ये सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। ओके, इन ह्यूमन बींग लॉन्गेस्ट सेल इज ब्रेन न्यूरॉन। अभी देखो मैंने वहाँ पे क्या, मैंने ऊपर क्या बात किया था, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सेल क्या है, फीमेल ओवम। और सबसे लंबा सेल यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे लंबा सेल, लंबा सेल कौन सा है, ब्रेन का जो है होता है ना, न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन, ठीक है। अबाउट 30,000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। तो सबसे लंबा मतलब लंबा सेल कौन सा है, ब्रेन का न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन, ठीक है। इन ह्यूमन ब्रेन सेल डिवीज़न नॉट ऑकर, देखो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, बाकी हर जगह सेल डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर हाथ में चोट लग गया, ठीक है, तो देखिए फिर 1-2 महीने, मतलब 1 महीने बाद, नहीं तो 1 हफ्ते बाद दोस्त वहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्यों, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे जो मतलब जो डेड सेल रहता है उसको वो रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पे फिर अच्छे सेल आ जाते हैं, न्यू सेल आ जाते हैं, फ्रेश सेल आ जाते हैं वहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन अपने ब्रेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में सेल डिवीज़न होता नहीं है, इसीलिए ना, इसीलिए अगर कोई, अगर किसी को अगर अपने सिर पे मार दिया तो उसका मतलब ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न होता नहीं है, इसीलिए हमारे ब्रेन को इतना सेफ्टी, इसीलिए मतलब सिर पे मतलब कोई भी मारता है तो ऑन द टाइम मतलब डेथ हो सकता है। और मतलब ब्रेन को कैसे, वहाँ पे सेल डिवीज़न होता नहीं, वहाँ पे सेल डिवीज़न ऑकर ही नहीं होता है, ठीक है। इन ह्यूमन लीवर, हमारा जो ह्यूमन लीवर होता है, लीवर, सेल डिवीज़न ऑकर्स वेरी रैपिडली, ठीक है। तो सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है कि नहीं। सेल डिवीज़न कहाँ पे, हमारा जो ह्यूमन लीवर होता है ना, लीवर राइट हैंड साइड में होता है ना लीवर, तो है कि नहीं, हमारा जो लीवर होता है वहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत तेज़ होता है, बहुत रैपिडली होता है। इसीलिए अगर आप किसी को मारने जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप किसी को चाकू से मार रहे हो, अगर आपने उसके राइट हैंड साइड में मारा है, ठीक है, तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लीवर है उधर, है कि नहीं, लीवर है। तो फिर वो जाएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा ये देखो यहाँ पे चाकू मारा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या है, क्या है वहाँ पे, सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है वहाँ पे, लीवर पे, है कि नहीं। तो हो गया, फिर सही हो जाएगा ना वो, है कि नहीं। अगर मारना है तो इस साइड मारो, लेफ्ट हैंड साइड मारो, है कि नहीं। इसीलिए ये ह्यूमन लीवर सेल डिवीजन्स ऑकर्स वेरी रैपिडली, ह्यूमन लीवर में सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और ये रीजनरेशन भी होता है, मतलब अगर आपने मतलब मान लीजिए किसी का लीवर ख़राब हो गया, ठीक है, और तो फिर मतलब उतना लीवर काट के हटा दिया, जितना मतलब ख़राब हुआ था उतना काट के हटा दिया, तो वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है कि नहीं, फिर वापस वहाँ पे न्यू सेल्स बन जाएंगे, फिर लीवर वापस वेल डेवलप बन जाएगा पहले की तरह, ठीक है। तो सबसे तेज सेल डिवीज़न कहाँ होता है, हमारे लीवर में। और कहाँ पे नहीं होता है, ब्रेन में नहीं होता है, ह्यूमन ब्रेन में सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। ओके, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सेल के बारे में, ठीक है। सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल, सबसे लंबा सेल, ठीक है, ये सब था। कहाँ होता है सेल डिवीज़न, कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो फिर चलिए मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ थोड़ा। ओके, ये देखिए, ये है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल, दुनिया का सबसे छोटा सेल है ये माइकोप्लाज्मा। देन ये है, देखिए, ये है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग। इसको एक हाथ से आप उठा नहीं सकते, ये इतना बड़ा होता है, ठीक है, दोनों हाथ से उठाना पड़ता है इसको। ये ऑस्ट्रिच का एग है। ओके, अब ये देखिए, ये हो गया स्पर्म, हमारे ह्यूमन बींग से सबसे छोटा सेल है ये, सबसे छोटा सेल स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। उसके बाद फिर ये है ओवम, फीमेल में होता है कि नहीं। ये सबसे बड़ा सेल है हमारे ह्यूमन बींग में। ओके, ओके, फिर आते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है, ठीक है। देखिए, प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ये जो रहता है ना, सेल का बाहरी हिस्सा रहता है, ठीक है, मतलब ये सेल को जो अंदर, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उसको ऐसे सेफ करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अंदर के ऑर्गेनल्स को। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं,
दोनों बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एनवलप केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है बाहर वाला, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। याद रखिएगा, बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है कि नहीं, ये दोनों। देखिए मैं प्लांट सेल एनिमल सेल आपको कंपेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझना है थोड़ा, मैं दोनों कंपेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल में। और ये बना किससे रहता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, सर्व्स एज अ बैरियर एंड हेल्प्स इन इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स मतलब ऑर्गेनल्स को, इन जो उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट से सेव करता है, मतलब बचाता है ताकि उसको कुछ हार्म ना हो सके, ठीक है। द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द साइट फॉर क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एक्सेट्रा। अब देखिए बैक्टीरिया, एक छोटा सा बैक्टीरिया रहता है कि नहीं, कितना सेल होगा उसका? देखिए कोई कोई ना जान मतलब जीव ऐसे रहते हैं जो अपना पूरा लाइफ एक सिंगल सेल पे, यूनिसेलुलर एनिमल्स पूरी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल में रहते हैं, है कि नहीं, एक ही सेल रहता है उनका। सोचिए अब हमारे बॉडी में अगर हम ह्यूमन बींग से बात करो तो इतने सारे सेल्स रहते हैं, लेकिन वो जो बैक्टीरिया उसका एक ही सेल है कि नहीं। तो वो मतलब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ही इतने सारे मतलब काम कर लेता है, रेस्पिरेशन भी कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है उससे, और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स भी कर लेता है, ठीक है। तो ये किसका है? बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑल्सो होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स बैक्टीरिया टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब देखिए बैक्टीरिया को ये किस में हेल्प करता है? रिसेप्टर में, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, मतलब मान लीजिए उसको कोई चीज़ उसके आजू बाजू से जा रहा है कि नहीं, तो उसको रिसेप्ट करने मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसको? बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल तीनों के बारे में स्टडी किया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में रहता है और बैक्टीरियल सेल में भी रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, तीनों में पाया जाता है। देखिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये रहा साइटोप्लाज्म उसका, प्रोटीन्स, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। देखिए सेल वॉल क्या रहता है? इट प्रोवाइड्स डिफाइनेड शेप एंड गिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखिए ये क्या करता है सेल वॉल? देखिए सेल वॉल ना ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब ह्यूमन बींग्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, ये सेल वॉल रहता नहीं है। हम ये मतलब एनिमल सेल, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, देखिए हम लोग भी एक एनिमल में आते हैं ना, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। क्यों एब्सेंट रहता है? क्योंकि देखो अब देखो हमें देख लो, ह्यूमन बींग्स में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रहता है कि नहीं। सेल मेम्ब्रेन है हमारे में, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्यों एब्सेंट है? अब देखो, अब हम देखो अपने सेल को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग ऊपर से क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं, है कि नहीं, जीन्स पहनते हैं, तो ये सब पहनते हैं, तो उससे हमारे जो सेल्स है वो सेफ़ है, ऑलरेडी सेफ़ है वो, है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग बात कर ले प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल क्या करता है? प्लांट सेल का भी मतलब शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है कि नहीं। उन लोग मतलब नहीं पहन सकते ना, इसीलिए उन लोगों के बाहर एक और कोटिंग दे दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कोटिंग दे दिया गया, उसको बोलते हैं सेल वॉल। मतलब उन लोगों को जो, लेकिन मतलब प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको बचाने के लिए बाहर दो कोटिंग है, पहला है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। और अपने ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक ही है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिफाइनेड शेप एंड गिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है किसको? प्लांट सेल को। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। सेल वॉल
किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है, एमसीक्यूज में भी पूछता है सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से। अब देखिए, ये जो प्लांट का जो सेलुलोज होता है ना, इसके हेल्प से हम लोग जो शर्ट पहने हैं, ये सब जो पहने हैं ना, ये सब सेलुलोज से ही बना है। और जो पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं, पेपर, वो भी सेलुलोज से ही बना है। तो सोचिए, प्लांट प्लांट हमें इतना सब कुछ देता है, लेकिन आज भी बहुत लोग मतलब प्लांट ऐसा पेड़ वेड़ काट देते हैं। डिफॉरेस्टेशन कितना ज़्यादा हो रहा है आजकल, तब भी। लेकिन ये जो प्लांट होते हैं, ये हमें क्लोथ्स, पेपर्स एक्सेट्रा बहुत सारे चीज़ हमें इन्हीं की वजह से मिलता है। हम लोग जो आज मतलब लिख पा रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की वजह से, सेलुलोज से बनता है ये सब। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो ये था सेल वॉल के बारे में। ये प्लांट सेल में रहता है प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको सेल वॉल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे देखिए, ये है सेल वॉल का, सेल वॉल। सेल वॉल आप देख पा रहे होंगे, ऊपर है कि नहीं, बाहर वाला। उसके बाद फिर उसके अंदर देखिए, सबसे बाहर वाला क्या है? सेल वॉल। उसके अंदर उसके एक और 2 लेयर दिख रहा है ना, है कि नहीं? ये देखिए, फर्स्ट लेयर ये हो गया, ये। उसके बाद देखिए दूसरा लेयर है कि नहीं? तो जो बाहर वाला है उसको क्या बोल बोल रहे हैं? सेल वॉल। और जो उसके अंदर वाला है उसको क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, है कि नहीं? ओके, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन ईयर 1857। ठीक है, डिस्कवर कौन किया था? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन ईयर 1857 में। ओके, 1857। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल वेरीज फ्रॉम 50 to 5000। मतलब एक सेल में, एक सिंगल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 50 से 5000 तक रह सकते हैं। ठीक है, 50 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल सेल में रह सकते हैं। ओके, पाया जाता है। द साइज वेरीज फ्रॉम 0.2 to 2 माइक्रो इन डायमीटर। मतलब कितना उसका डायमीटर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? 0.2 to 2, 0.2 to 2 माइक्रो इन डायमीटर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई ऑक्सीजन टू सेल। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, है कि नहीं? हमारे सेल को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो सेल्स रहते हैं, हमारे जो सेल है पूरे बॉडी में एकदम स्प्रेड है, जो प्लांट सेल है, वो सबको ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इट परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब हमारे जो सेल जो रेस्पिरेशन लेते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें सप्लाई करता है कि नहीं? सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, किसकी मदद से? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। सोचिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो हमारे सेल जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल आपने सुना होगा, क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पे एक्चुअली? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स ऑक्सीजन। देखिए, पहले ऑक्सीजन जो आता है, ठीक है, ऑक्सीजन आया, कौन लिया? क्रेब्स साइकिल लिया, क्रेब्स साइकिल लिया। ठीक है, एंड मेक्स इट्स एटीपी। और वो उसका क्या करता है? एटीपी बनाता है। अब देखिए, हमें जो एनर्जी मिलता है ना हमारे सेल्स को, वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, सेल देखो, ऑक्सीजन आया सेल में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया, ठीक है, ऑक्सीजन लिया। उसके बाद वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल ने उसको लिया, किसको? ऑक्सीजन को लिया। फिर ऑक्सीजन का उसने क्या बनाया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑक्सीजन का एटीपी बनाया। ठीक है, हाँ। व्हेन 38 एटीपी इज synthesized, then formation of one glucose molecule takes place. That means 38 ATP is equal to 1 glucose. ऐसे ही जब हमारे बॉडी में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट मीन्स 38 एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट जब बनते हैं तब जाके एक ग्लूकोज बनता है, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है कि नहीं। ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज की वजह से मतलब एनर्जी मिलता है। जब वो 38 एटीपी बनता है तब जाके एक ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज की हेल्प से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप लोगों ने रात को कुछ मीठा खाया है, ठीक है, ओके, आप लोगों ने रात को कुछ मीठा खाया है, ठीक है, फिर आप लोग सुबह उठे, ठीक है। देखिए हमारे बॉडी को ना ग्लूकोज का ना जितना ज़रूरत रहता है वो उतना ही लेता है, बाकी का ग्लूकोज वो स्टोर करके रखता है हमारे लीवर में, ठीक है। हमारे लीवर में वो ग्लूकोज स्टोर करके रखता है। फिर आप लोग जब सुबह उठे, ठीक है, मान लीजिए आपका 8 बजे से है क्लास, ठीक है, 8 बजे से आपका क्लास है, आप लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया, क्लास के लिए ऐसे ही चले गए। अब वहाँ पे क्लास में जो बैठे हैं आप, वो बैठने की एनर्जी कहाँ से आई, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो क्या करता है उस समय हमारा जो लीवर है ना, जो वो जो स्टोर्ड वाला रहता है ना ग्लूकोज, जो हमारे लीवर ने मतलब ग्लूकोज स्टोर करके रखा है, वो उसको रिलीज़ करता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग लेक्चर अटेंड कर पाए। वरना फिर जब ऐसा होगा ही नहीं तो मतलब कुछ खाएं, अभी देखिए आपने खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कुछ मतलब बॉडी में बचा नहीं, तो कैसे हमें बार बार मतलब खाना पड़ेगा। तो हमारा जो लीवर होता है वो स्टोर करके रखता है ताकि मतलब आपको थोड़ा भूख भी लगे तो आप सह सके थोड़ा देर, है कि नहीं। तो ऐसा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, है कि नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टिया, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टिया। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या है, क्रिस्टिया। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, देखिए ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टिया देखिए यहाँ पे है, और उसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है, और ये क्या है, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, एनर्जी बनाना, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को एनर्जी देना। ये इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हमारे सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। आगे आते हैं गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपेरेटस। इसका 3 नाम है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपेरेटस। देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्गी। कौन थे ये, न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, कैमिलो गोल्गी इन 1898। गोल्गी बॉडी इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जनरली इट वर्क्स एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए आप लोग भाग रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपका उस समय पैर काम कर रहा है, ठीक है, आपका पैर उस समय काम कर रहा है कि नहीं, आपका हाथ भी तो उतना काम नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत कहाँ पर है, पैर को है कि हाथ को है, पैर को है ना, क्योंकि वो कैसा भाग रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वहाँ तक एनर्जी जाएगा कैसे, तो उसको पहुँचाने का काम करता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपेरेटस। ये काम कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर कितना एनर्जी होगा, आप ही सोचिए कितना एनर्जी होगा। थोड़ा सा अगर काम किया तो फिर एनर्जी ख़त्म, है ही नहीं, थक नहीं जाएगा सेल। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जहाँ पे अपने बॉडी के जिस हिस्से में एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत रहता है, वो गोल्गी बॉडी उस एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए इस समय मैं बोल रहा हूँ तो उस समय मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत का है, मेरे जीभों पे है कि नहीं, मेरे टंग्स पे। तो वो जो है ना गोल्गी बॉडी, वो एनर्जी को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी मेरे टंग को दे रहा है ताकि मैं बोल सकूँ, है कि नहीं। यही इसका मेन काम होता है, दैट इज़ गोल्गी बॉडी, ठीक है। जनरली इट वर्क्स एट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल को ये एनर्जी पहुंचाता है। दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल शुगर। और क्या करता है, सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, चावल खाते हो ना, चावल उसके अंदर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है ना भारी मात्रा में। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इट स्टोर द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स, है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स भी स्टोर करके रखता है।
ठीक है, तो ये था गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये याद रखिए, और प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है कि नहीं? ओके, तो ये है गोल्गी एपेरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी का डायग्राम। आप देखिए इसको, ठीक है। अब आते हैं वैक्यूल के बारे में। देखिए वैक्यूल ये क्या होता है? फ्लेक्स ड्यूजरडिन डिस्कवर्ड वैक्यूल इन ईयर 1835. Vacuole is found in plant cell as well as in animal cell. Vacuole is bound by single unit membrane called tonoplast. Vacuoles are filled with fluid called cell sap. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली वैक्यूल होता क्या है। देखिए वैक्यूल क्या करता है? ये पानी स्टोर करके रखता है, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ताकि अपने बॉडी में पानी की कमी ना हो सके। ठीक है, सेल्स में पानी की कमी ना हो सके, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए, उसको अलाइव रहने के लिए चाहिए ना, चाहिए नहीं, पानी भी चाहिए, वाटर चाहिए ना उसको, इसीलिए वो वैक्यूल क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है। अब आप लोग सोचिए ज़रा, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या फिर प्लांट को? हम ह्यूमन बींग्स को मतलब एनिमल्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है कि प्लांट को? एनिमल को भी ज़रूरत है, लेकिन एज़ कंपेयर टू प्लांट हमें कम ज़रूरत है। प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनका खाली एक ही सोर्स है कि नहीं? एनर्जी। उन लोग क्या मतलब ग्रोथ कैसा होता है उन लोगों का? वो जो स्टेम रहता है वो सब एब्जॉर्ब करता है पानी से, है कि नहीं? पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल सब, है कि नहीं? तभी उसका स्टेम का साइज़ बढ़ता है ना। और हम ह्यूमन बींग्स पे कैसा, अगर हम लोग एक दो दिन अगर पानी नहीं पिए तब भी हम लोग मतलब चल सकते हैं, है कि नहीं? तब भी हमारे सेल्स काम करेंगे। लेकिन वही अगर पेड़ को मतलब पानी ना दो, कैसे सूखने लगता है कि नहीं? तो वैसे ही प्लांट सेल को ज़्यादा ज़रूरत होता है पानी की। तो ये वैक्यूल क्या करता है? वो पानी स्टोर करके रखता है, ठीक है, पानी स्टोर करके रखता है। इसीलिए वैक्यूल है ना, वैक्यूल ये प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा होता है, ताकि वो प्लांट के लिए ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सके। और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा रहता है, ठीक है। बड़ा किस में रहता है? प्लांट सेल में बड़ा रहता है वैक्यूल। क्यों? क्योंकि प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है कि नहीं? और एनिमल सेल में छोटा रहता है, ठीक है। देखिए वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल आर फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, ठीक है। वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। विच कंटेन्स मिनरल्स, सॉल्ट, सुगर्स, अमाइनो एसिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है। द वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पानी रहेगा तभी तो मतलब बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा ना, तभी तो मतलब सेल मतलब डिहाइड्रेट नहीं होगा सेल अपना, तभी तो मतलब वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? दे ऑल्सो स्पेशलाइज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में स्पेशलाइज, दे ऑल्सो स्पेशलाइज फॉर, और ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। हमारे बॉडी में जो सॉल्ट भी होता है ना, NaCl, ठीक है, उसका मतलब मात्रा मेंटेन करके रखता है। स्पेशलाइज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। वैक्यूल इज लार्जर इन साइज इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल बिकॉज प्लांट रिक्वायर्स मोर वाटर एज कम्पेयर टू एनिमल। वैक्यूल इज लार्जर इन साइज इन प्लांट सेल एज कम्पेयर टू एनिमल सेल बिकॉज उसको ज़्यादा पानी चाहिए प्लांट सेल को एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, ये देखिए ये है अपना एनिमल सेल, ये है अपना एनिमल सेल, देख रहे हैं? छोटा सा वैक्यूल है, एकदम छोटा सा वैक्यूल, छोटा सा। और ये है प्लांट सेल इस साइड वाला, ये देखिए इतना बड़ा वैक्यूल है। एक छोटे से सेल में इतना बड़ा तो वैक्यूल ही है। ज़्यादा पानी चाहिए ना, इसीलिए वैक्यूल बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको वैक्यूल का फंक्शन समझ में आया होगा, सेल में वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंट्रोसोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे सेल में, एज वेल एज एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। देखिए द सेंट्रोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वैन
Beneden in 1883 and later described and named in 1888 by Theodore Boveri। डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड वैन बेंडेन में 1883 में, और नाम कौन दिया था इसको? सेंट्रोसोम, थियोडोर बोवेरी ने। ठीक है। सेंट्रोसोम्स हेल्प इन सेल डिवीज़न। सेंट्रोसोम क्या करता है? हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, हमारे सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, मतलब सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है ये सेंट्रोसोम। हमारे सेल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? ये सेंट्रोसोम उन्हें मल्टीप्लाई करता है कि नहीं? अगर कोई सेल मान लीजिए डैमेज हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपका वैक्यूल डैमेज हो गया, तो उसको कौन रिपेयर करेगा? सेल, ये सेंट्रोसोम है कि नहीं? रिपेयर कर देगा उसको एकदम। सेल डिवीज़न में बहुत हेल्प करता है, बहुत जल्दी जल्दी सेल ये बनाता है। इसके पास हाई पावर ऑफ सेल डिवीज़न, मतलब हाई पावर सेल डिवीज़न सेंट्रोसोम के पास होता है। ठीक है। इन लीवर सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर्स, दैट्स वाई लीवर हैज़ ए हाई पावर, हाई लेवल ऑफ सेल डिवीज़न। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था लीवर के पास क्या होता है? हाई पावर ऑफ सेल डिवीज़न। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सेंट्रोसोम ज़्यादा प्रेजेंट है कि नहीं? और कोई रीज़न नहीं कि उस भाई मतलब उसके पास ज़्यादा, मतलब वो सेल डिवीज़न ज़्यादा उसके पास क्यों है? ये सेंट्रोसोम की वजह से। सेंट्रोसोम उसके पास ज़्यादा है ना, इसीलिए, है कि नहीं? सेल्स ऑफ लीवर इज़ नोन एज हेपेटिक सेल्स। ठीक है, जो लीवर के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है। इन डायबिटीज़ पेशेंट्स दिस सेंट्रोसोम इज नॉट वर्क्स प्रॉपरली, दैट्स वाई डॉक्टर्स चेक द शुगर लेवल बिफोर ऑपरेशन। देखिए, जो डायबिटीज़ वाले होते हैं ना पेशेंट, ये डायबिटीज़ ये बहुत ही गंदा रोग है, किसी को होना नहीं चाहिए डायबिटीज़, ये बहुत ही मतलब गंदा रोग है। देखिए, डायबिटीज़ जिसको हुआ रहता है, डायबिटीज़ जिसको हुआ रहता है, देखिए ऑपरेशन से पहले मान लीजिए आपका ऑपरेशन है, ठीक है, तो उससे पहले है ना डॉक्टर आपका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर ये सब चेक करता है। कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, तो सब चेक करता है। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर ये सेंट्रोसोम काम नहीं करता सही से, मतलब उनका सेल डिवीज़न सही से काम ही नहीं करता है। इसीलिए डॉक्टर पहले चेक करता है कि भाई कहीं इसको डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ अगर चेक नहीं किया, ऐसे ही ऑपरेशन कर दिया, सेंट्रोसोम मतलब काम ही नहीं कर रहा है सही से, सेल डिवीज़न सही से होगा ही नहीं, फिर जो ऑपरेशन किया वो भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा, है कि नहीं? अब ऑपरेशन करेगा तो सेल को, मतलब जहाँ पे उसने मतलब कट किया डॉक्टर ने, जहाँ उसने ऑपरेशन किया, फिर उसको वापस मतलब जोड़ा स्किन को, ठीक है, तो वो मतलब ज्वाइन तो होना चाहिए ना। ज्वाइन कैसे होगा? सेंट्रोसोम ही ज्वाइन करेगा। अब जब सेंट्रोसोम काम ही नहीं कर रहा है सही से, तो कहाँ ज्वाइन करेगा फिर सेल्स को, है कि नहीं? इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले डायबिटीज़ चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। इन ब्रेन सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, दैट्स वाई सेल डिवीज़न नॉट ऑकर्स इन ब्रेन। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है। हमारा ब्रेन 6 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन 6 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है, उसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें सेल डिवीज़न होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट रहते, वहाँ पे सेंट्रोसोम होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीज़न ही नहीं होता है। दैट्स द रीज़न। ठीक है, यही रीज़न है कि ब्रेन में सेल डिवीज़न क्यों नहीं होता है, बिकॉज सेंट्रोसोम इज़ एब्सेंट। जब सेल डिवीज़न करने वाला ही एब्सेंट है तो कहाँ से होगा सेल डिवीज़न? ठीक है, यही मेरा रीज़न है कि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है सेंट्रोसोम, देख पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंट्रोसोम, इसकी वजह से सेल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन आई, ये होता है कि देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि कैंसर क्या होता है? कैंसर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मतलब जहाँ पे कहीं पे अगर ज़्यादा टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है तो आगे चल के फिर वही क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो चलो, लंग्स कैंसर के बारे में सुना होगा, ठीक है, नॉर्मल कैंसर, ये सब के बारे में बहुत सारे कैंसर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि ब्रेन में कैसे कैंसर हो जाता है? ब्रेन कैंसर, वहाँ पे तो सेल डिवीज़न होता ही नहीं है ना, वहाँ पे तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे हो जाता है फिर ब्रेन कैंसर? जब वहाँ पे सेल डिवीज़न हो ही नहीं रहा है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल होगा ही नहीं, तो वहाँ पे फिर कैसे हो जाता है कैंसर? सोचिए ज़रा, वहाँ पे फिर कैसे हो जाता है? चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि वहाँ पे कैसे हो जाता है कैंसर। ओके, देखिए, what is cancer? Unwanted growth of cell in any part of body is known as cancer. But now a question arises: if centrosome is absent in brain, that means cell division not occurs.
देन हाउ ब्रेन कैंसर ऑकर्ड, कैसे होता है तब ब्रेन कैंसर, इसका आंसर देखिए दिया है मैंने। द ब्रेन कंटेन्स 90% ऑफ न्यूरॉन्स, उसके अंदर 90% न्यूरॉन सेल्स होते हैं और 10% ग्लियल सेल्स होते हैं। कौन से? ग्लियल सेल्स। ठीक है, इन दिस ग्लियल सेल्स सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, और ये जो 10% वाला है ना ग्लियल सेल, इसके अंदर सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स में तो नहीं होता, लेकिन ये सेंट्रोसोम में होता है। दैट मीन्स सेल डिवीजन ऑकर्स। अब सेंट्रोसोम आ गया है तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। गिलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन कैंसर और ट्यूमर। ये जो गिलियल सेल होता है ना, कभी ये इसको अगर कुछ दौरा पड़ा तो फिर ब्रेन कैंसर होने लगता है। फिर ये गिलियल सेल्स में अगर डिवीज़न होने लगा, है कि नहीं, गिलियल सेल में अगर डिवीज़न होने लगा, इसमें अगर सेंट्रोसोम में कुछ किया इसमें गिलियल सेल्स में, तो फिर सेल डिवीज़न होना चालू होता है, फिर वही जाके ब्रेन कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो फिर अब आपको मालूम पड़ा कि ब्रेन कैंसर होता कैसे। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज़ नोन एज ट्यूमर। नॉर्मली आप लोग देखोगे ना तो ब्रेन में ना ट्यूमर ज़्यादा मतलब होता है नॉर्मली, इससे फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अगर यही ट्यूमर ब्रेन में हो जाए तो ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है कि नहीं। यही अगर ट्यूमर ब्रेन में हो जाए, और अगर ट्यूमर कहीं पे अगर हाथ विथ में पैर वीर में हो जाए तो फिर उतना इशू नहीं रहता है, वो ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है तो एक समय सही होता है। लेकिन कैंसर नहीं होना चाहिए, बस वो ट्यूमर आगे जाके बस कैंसर नहीं बनना चाहिए, बस इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आपके बॉडी में अगर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल है तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि उसको ऑपरेशन करके हटवा दीजिए। बिकॉज़ वो सिंपल सा वैसे उससे आपको कुछ हार्मफुल तो नहीं है, मतलब आपको कुछ हार्म तो नहीं है उससे, लेकिन तब भी मतलब कैसे हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेल मतलब होने नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, तो उसको मतलब कैसे हटवा सकते हो ऑपरेशन। वैसे अगर छोटा मोटा कहीं पे ऐसे अगर सेल ऐसे जमा है तो उसको ऑपरेशन करके हटा देते हैं सिंपली डॉक्टर्स। ओके, तो ये था हमारे सेंट्रोसोम के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को तो आइडिया हो गया होगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय केथ पॉटर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन। देखिए हमारा जो सेल होता है, ठीक है, हम लोग देखिए अब हम लोग को कहीं पे चोट लगता है, मतलब मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हल्का सा हमें मतलब कैसा ठोकर लग गया। ठोकर लग गया तो क्या, तो ठोकर लगा तो वो सेल को चोट लगा, तो उसके अंदर जो सेल है उन लोग मर नहीं जाएंगे। अब सोचिए, अब वो छोटे छोटे सेल है कि नहीं, छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे सेल है सब, है कि नहीं। अब आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं पे ठोकर लग गया तो उस सेल नहीं मर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको ठोकर लगा। मान लीजिए आपके हाथ पे ठोकर लगा तो आपके जो हाथ के सेल्स है वो नहीं मर जाएंगे ठोकर लगने से, तो उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं। एक्ट्स एज ए साइटोस्केलेटन, कैसे काम करता है? एज साइटोस्केलेटन की जैसे वो काम करता है। ठीक है, हमारे सेल्स को ऐसे स्केलेटन देता है, मतलब ताकि कोई भी अगर जैसे नॉर्मल सा हमें ठोकर विकर लगे तो ताकि मतलब वो सेल ना मर जाए उधर के। ठीक है, इट्स फाउंड इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल, ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में, बिकॉज दोनों को सेल्स की मतलब सेफ्टी की ज़रूरत है कि नहीं, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है, ऑर्गेनल्स हैं। Endoplasmic reticulum filled with the endoplasmic matrix which is different from matrix present outside the endoplasmic reticulum। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मैट्रिक्स होता है जो अलग होता है, जो मतलब जो सेल में जो रहता है ना मैट्रिक्स, वो उससे अलग रहता है। दैट इज एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये खुद मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज रफ वाला और दूसरा वाला स्मूथ वाला। ठीक है, देखिए रफ वाला जो रहता है ना, रफ वाला, ठीक है, उस पर ना ग्रेन्यूल्स रहते हैं, मतलब जैसे दाने दाने जैसे रहेंगे, रफ रहेगा, थोड़ा रफ रहेगा, दाना दाना जैसा। ठीक है, तो वो जो दाने दाने जैसे रहते हैं ना ग्रेन्यूल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। अभी वो आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये जो स्मूथ वाले रहते हैं ना, स्मूथ वाले, और स्मूथ वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इन लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, इन लोग जो हम लोग फैट चीज़ खाते हैं ना, ऑयली ये सब चीज़, वो सब वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखो स्मूथ है कि नहीं। अब आप ऑयल लो, आप अपने हाथ पे लगाओ, ठीक है, तो आप तो फिर आपका हाथ देखो कैसे स्मूथ हो जाता है। ऑयल में क्या फैट है ना, तो देखो आपका हाथ कैसे एकदम स्मूथ हो जाता है कि नहीं। तो वैसा ही फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी ऑयल्स रहते हैं सब वहीं पे जाके, ऑयल्स फैट वो सब वहीं पे जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, और क्या करता है मालूम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेस ए रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर, मतलब किडनी को डिटॉक्सीफाई करता है, किडनी को साफ करता है एक हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, किडनी को मतलब जो भी टॉक्सिक एजेंट्स रहते हैं उससे डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay. The process of detoxification involves those biochemical reactions by which harmful substances are converted into harmless substances for excretion by the cell. ठीक है, क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, क्या होता है उसमें कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बाय विच हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है, आर कन्वर्टेड टू हार्मलेस, उसको हार्मलेस में कन्वर्ट कर देता है फॉर एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेट करने के लिए। जब एलिमिनेट होगा तो कैसे, हार्मलेस में हो जाएगा। ठीक है, अब वो हार्मलेस में हो गया कन्वर्ट, फिर उसको क्या करेगा बॉडी, एलिमिनेट कर देगा बॉडी से, आई मीन सेल से एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स फैट्स एंड लिपिड्स। जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो क्या स्टोर करता है, फैट्स एंड लिपिड्स, है कि नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज primarily involved in protein synthesis owing to the presence of ribosomes on them, which are the protein factors of the cell. अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक में हमने क्या देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें कैसे थे, दाने दाने थे, ग्रेन्यूल्स जैसे। ठीक है, ग्रेन्यूल्स जैसे थे ना, तो क्या थे, राइबोसोम्स थे। अब राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम्स हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है, और उसको राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है भारी मात्रा में, वो कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एंड देखो एक बार स्टार्टिंग से देखते, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ और कैसा, रफ। स्मूथ वाले में कैसा है, ऑयल फैट जो भी रहता है, अगर देखो स्मूथ है ना, एकदम स्मूथ है। अब देखो अब आपने हाथ में ऑयल लगाओ तो कैसे स्मूथ हो जाता है। अब स्मूथ हो जाएगा तो कैसा, एकदम स्मूथ हो, तो वहाँ पे कैसे फैट जमा हो, तो ऑयल में क्या रहता है, फैट रहता है ना, फैट लिपिड्स, तो वही सब उसको बोलते हैं स्मूथ। और जो रफ वाले में दाने दाने जैसे रहेंगे, तो वो जो दाने दाने हैं उसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स बोलेंगे। और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। बहुत भारी मात्रा में उन लोग बनाते हैं प्रोटीन्स। कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको मैं डायग्राम शो करता हूँ। ओके, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये रफ वाला देख रहे हैं, ये जो दाने दाने हैं सब पूरा क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ये देखिए एकदम स्मूथ वाला कैसे, एकदम देखो चिकना लग रहा है पूरा। चिकना तो क्या है पूरा, एकदम देखिए कितना स्मूथ लग रहा है, चिकना चिकना तो क्या है, फैट है ना पूरा, फैट लिपिड्स जमा है पूरा इसमें। ठीक है, ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा अच्छे से। हाँ, अब देखिए ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साथ में दोनों, देखो ये स्मूथ वाला, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कितना स्मूथ लग रहा है, और उसके ऊपर देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे, और उसके ऊपर राइबोसोम्स दाने दाने में गोले गोले से, है कि नहीं। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलो देखिए अब आते हैं राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स जो दाने दाने हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब देखो जॉर्ज ई पैलेडे डिस्कवर्ड द राइबोसोम्स इन द ईयर 1955। 1955 में जॉर्ज ई पैलेडे ने डिस्कवर्ड किया राइबोसोम्स। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने का। तो बनाने का कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 70S एंड 80S। अब उसमें भी क्या है, राइबोसोम्स भी 70S और 80S है। अब देखो साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने मतलब बैक्टीरिया मतलब का
बैक्टीरिया का राइबोसोम्स लिया और मतलब कैसे एनिमल सेल का राइबोसोम्स लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों का राइबोसोम्स डाला, दोनों का राइबोसोम्स डाला, ठीक है। तो जो अ, कुछ राइबोसोम्स पानी के ऊपर फ्लोट होने लगे, मतलब उनका मतलब कैसा, डेंसिटी मतलब उतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं। और कुछ राइबोसोम्स पानी में जाके जमे हो गए, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट हो गए, मतलब नीचे एकदम जाके जम गए, ठीक है। तो जो ऊपर जो फ्लोट करने लगे उन्हें क्या बोलेंगे, 70s, ठीक है। और जो नीचे चले गए, जो एकदम नीचे जाके जमे हो गए, जिनका डेंसिटी ज़्यादा था, वो कौन से, 80s राइबोसोम्स, ठीक है। अब देखो एस का मतलब क्या है, द वर्ड्स एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, क्या बोलते हैं, एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। द 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, देखो जिसके अंदर ये 80s वाला राइबोसोम प्रेजेंट रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूकारियोटिक, मतलब हम लोग, है कि नहीं, हम लोग क्या है, यूकारियोटिक, ह्यूमन बींग्स आर यूकारियोटिक एनिमल्स, ठीक है। तो जिसके अंदर भी ये 80s वाला राइबोसोम्स है ना प्रेजेंट, मतलब जो नीचे जाके जमा हो गया था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज इट इज़ वेल डेवलप्ड, वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। देन 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कि नहीं, उनके अंदर ये 70s वाला राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, जो उतना डेवलप नहीं होता है, दे आर लेस डेवलप्ड, है कि नहीं। जो मतलब पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे थे राइबोसोम्स, उसको 70s बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये प्रोकारियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ओके। ये था राइबोसोम्स और उसके 70s 80s राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज़्यादा बनता है राइबोसोम्स में। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोटीन कैसे बनता है, वो सब डीएनए आरएनए के पार्ट में आता है। मैं आपको आगे जब डीएनए आरएनए जब एक्सप्लेन करूँगा तो फिर उसमें सब अच्छे से बताऊँगा कि प्रोटीन एक्चुअल में बनता कैसे है हमारे बॉडी में। आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि कहाँ बनता है, राइबोसोम्स में बनता है। अभी इसके अंदर और डीप में है कि नहीं, कैसे बनता है, अब वो और डीप में, वो सब डीएनए आरएनए में आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, ये देखिए, ये है राइबोसोम्स, देख रहे हैं, एमआरएनए, स्मॉल सब यूनिट, ये सब क्या है, ये सब आने वाला है अभी आगे, डीएनए आरएनए जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तब उसमें। ये देखिए आरएनए पूरा प्रोटीन बन रहा है कि नहीं, ये है राइबोसोम्स, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स के बारे में आपको समझ में आया होगा, ओके। अब देखिए लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, देखिए लाइसोसोम्स was discovered by Christian D. Duve in year 1955. The word lysosome has been derived from two Greek word, lyso मतलब डाइजेस्टिव एंड सोमा मतलब बॉडी। अब देखिए लाइसोसोम्स का काम क्या होता है मालूम है क्या, हमारे सेल्स को साफ रखना। अब देखिए मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लग गया, तो देखिए कुछ दिनों बाद वहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है कि नहीं, तो वो ब्लैक ब्लैक कौन साफ़ करेगा, अब उसको कोई साफ़ करने के लिए तो चाहिए ना, वैसा है कि नहीं, आपको चोट लग गया तो वहाँ पे थोड़ा सा दाग पड़ गया तो वो हमेशा के लिए है कि नहीं, वो तो हट जाता है ना फिर कुछ दिनों बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद, नहीं तो फिर वो कैसे हट जाता है। तो वही तो सेल को साफ करने का काम कौन करता है, सेल के जो मतलब पार्ट जो डैमेज हो जाते हैं, मान लीजिए आपको चोट लग गया, ठीक है, आपका गोल्गी एपेरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब डैमेज हो गए, ठीक है, सब डैमेज हो गए, वैक्यूल्स ये सब डैमेज हो गए। जब डैमेज हो गए, काम ही नहीं कर रहे, है कि नहीं, जब काम ही नहीं कर रहे तो उसको फिर हटाना पड़ेगा ना फिर, तो फिर हटाता कौन है, साफ कौन करता है, लाइसोसोम्स, कौन, लाइसोसोम्स। अब मान लीजिए आपका लाइसोसोम्स ही डैमेज हो गया, लाइसोसोम्स ही डैमेज हो गया, तो जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम, उसको फिर बनाता है, फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था ना सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, तो फिर वो सेंट्रोसोम उसको बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा। अब मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसको फिर वापस सेंट्रोसोम बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा बनाएगा, ठीक है, ऐसा। तो लाइसोसोम्स क्या करता है, जो भी मतलब पार्ट अच्छे से काम नहीं करते, ये लाइसोसोम्स बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है कि नहीं, सेल में हो तो काम करो, खाली खाली फोकट नहीं बैठने का, ये लाइसोसोम्स ऐसा बोलता है। लाइसोसोम्स क्या बोलते हैं कि सेल में हो तो काम करो, ठीक है, काम नहीं करोगे तो मैं हटा दूंगा, डाइजेस्ट कर जाऊंगा तुम्हें, खा जाऊंगा तुम्हें, है कि नहीं। तो देखो
ये लाइजोसोम्स खाता कैसे? अब इसके पास तो कुछ तो हथियार होगा ना, खाने का मतलब मारने का। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको जाके मारता है, क्या रे काम नहीं कर रहा का, ऐसे है कि नहीं? तो उसको मारता कौन है, उसके पास हथियार कौन है, ऐसे वेपन कौन काम करता है? दैट इज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, ये लाइजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर किसी ने काम नहीं किया तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है, ये ले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, काम नहीं कर रहे, ये ले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऐसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए, lysosomes are single membrane bonded bodies, round, elliptical और hygery, irregular in shape। मतलब irregular shape रहता है, मतलब कोई भी शेप रह सकता है इसका, ठीक है। एंड हैविंग मल्टीपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है इसके पास, इसीलिए ये पूरे सेल में राज करता है। हम्म सेल में मतलब सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता है कि भाई अच्छे से काम करो ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तेरे ऊपर छोड़ दूंगा अभी, ऐसा, ठीक है। लाइजोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होते हैं। एस ए सेल में डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गेनेल्स एंड द प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस। अब देखिए, जो सेल होते हैं ना, सेल अपने खुद के पार्ट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं, जो खराब सेल होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस। इन द डेड सेल्स द लाइजोसोमल मेम्ब्रेन ब्रेक एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर रिलीज्ड। देखिए, कोई डेड सेल है, ठीक है, डेड सेल है तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होगा और उसको क्या करेगा? साफ कर देगा। फिर क्या करेगा? साफ कर देगा उसको। मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब डैमेज हो गया, मर गया, तो उसको साफ कौन करेगा? लाइजोसोम उसको साफ कर देगा। अब नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम बना देगा, है कि नहीं? क्योंकि क्योंकि उसके पास क्या, हाई पावर ऑफ सेल डिवीजन है ना, बना देगा फिर धीरे धीरे। ऐसा होता है फिर सेल्स में, ठीक है। आई होप आपको लाइजोसोम्स के बारे में अच्छे से समझा होगा। इसका कुछ पॉइंट और है आगे, देखिए। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, इसको और क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई सेल्स अच्छे से काम ही नहीं करता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्गी एपेरेटस, ना वैक्यूल, ना मतलब जो भी सेल्स है, कोई अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या करता है मालूम है क्या? ये लाइजोसोम्स क्या करता है? ब्लास्ट कर देता है अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है, अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। मतलब जो जो काम नहीं कर रहा है सबको मार दिया, है कि नहीं? खुद भी मर गया और जो काम नहीं कर रहा है उसको भी मार दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। अब देखो, अब वो तो भाई मर गया, है कि नहीं, उसमें उसने तो आत्महत्या कर लिया। हमारे जिस पार्ट में उसने, हमारे बॉडी के जिस पार्ट में उसने मतलब आत्महत्या किया है, अब वहाँ पे न्यू सेल तो चाहिए ना। तो उसके जो आजू बाजू लोग रहते ना, नेबर्स लोग, नेबर सेल्स, उसके जो आजू बाजू वाले सेल रहते, उन लोग फिर बोलते चलो भाई अभी तो इन लोग तो मर गए। फिर उन लोग क्या करते, उसको साफ़ करते। साफ़ करने के बाद फिर वहाँ पे नया सेल, सेंट्रोसोम तो बैठा ही है न्यू सेल बनाने के लिए, फिर वो बाजू वाला सेंट्रोसोम यहाँ पे पूरा सेल बनाने लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। लाइजोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स बट आर रेयरली फाउंड इन प्लांट सेल्स ड्यू टू द टफ सेल वॉल सराउंडिंग द प्लांट सेल दैट कीप्स आउट फॉरेन सब्सटेंसेस। अब देखिए, ये लाइजोसोम्स है ना, ऑल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि हम इंसानों की बहुत बड़ी आदत है कि सबसे झगड़ा करने का, है कि नहीं, मार खाते हैं, मारते भी है कि नहीं, तो हमारे सेल्स हमेशा डैमेज होते रहते हैं। तो उसको फिर रिप्लेस करने का ये लाइजोसोम्स का काम रहता है, सेंट्रोसोम फिर उसको बनाएगा, है कि नहीं। इसीलिए ये हमारे बॉडी में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। अब देखो, प्लांट है वो चुपचाप अपने एक जगह पे खड़ा है, वो कहाँ किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं, उल्टा हम इंसान ही जाते उसको काटते, है कि नहीं। तो ये उसके अंदर उतना नहीं पाया जाता क्योंकि उसके पास डबल कोटिंग होता है ऑलरेडी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है कि नहीं, उसके पास मतलब डबल कोटिंग रहता है ऑलरेडी पहले से। मतलब वो फॉरेन बॉडीज से मतलब सेव होने के लिए उसके पास ऑलरेडी दो मेम्ब्रेन रहता है, हमारे पास तो एक ही सेल है कि नहीं, मतलब एक ही सेल, मतलब एक ही है मेम्ब्रेन, है कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन है उसके पास, तो सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। लाइजोसोम्स आर एब्सेंट इन मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स। अब देखो, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स में एब्सेंट रहते हैं। क्यों एब्सेंट रहते हैं? तो अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ पे जब एब्सेंट रहते हैं तो जो डेड आरबीसीस रहते हैं, मतलब मरे हुए आरबीसीस, वो कहाँ पे मतलब साफ़ होते हैं? उन्हें कौन हटाता है? और फिर न्यू आरबीसीस कौन बनाता है?
ठीक है। डेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय लाइजोसोम्स बट डेड सेल्स आरबीसीज आर क्लियर्ड इन स्पिन। ठीक है, डेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय लाइजोसोम्स। ठीक है, डेड सेल्स जो रहते हैं, ठीक है, डेड सेल्स आरबीसीज नहीं, डेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय लाइजोसोम। चलो ठीक है, बट डेड आरबीसीज आर क्लियर्ड बाय स्प्लिन। हमारे बॉडी में जो स्प्लिन होता है ना, स्प्लिन, ठीक है, वो इसको इसको आरबीसीज को साफ करता है और वहीं से स्प्लिन बनता, मतलब वहीं से आरबीसीज बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? स्प्लिन से बनते हैं और इधर ही जाके साफ होते हैं। तो जो स्प्लिन होता है ना, स्प्लिन, उसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है किसको? स्प्लिन को। ठीक है, अब देखिए ये है उसका लाइजोसोम का स्ट्रक्चर। किसका? लाइजोसोम का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये देखिए ये, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये है अपना ह्यूमन का स्प्लिन। क्या है? ह्यूमन का स्प्लिन। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ह्यूमन स्प्लिन। ओके, ये हो गया ह्यूमन स्प्लिन। अब देखिए, अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इन ईयर 1831, इन ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस। इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। ठीक है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, सबसे मेन यही है हमारे सेल में। पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये लाइजोसोम को ही मतलब ऑर्डर देता है कि भाई तू अभी छोड़, मतलब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़, तेरे आजू बाजू वाले सेल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। मतलब लाइजोसोम से भी बड़ा कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस इज ए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो डीएनए रहते हैं, ठीक है, दैट इज़ क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे सब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन सब उसी में रहता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लिक एसिड होता है, ये तो मतलब फ़िलहाल अलग ही टॉपिक हो जाएगा। इसमें इसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस सब इसी के अंदर होता है। ये मतलब डीएनए आरएनए का टॉपिक में आ जाएगा, मैं आपको आगे सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन यूकारियोट्स। इन यूकारियोट्स जो रहते हैं, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड। जो यूकारियोट्स होते हैं, मतलब हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, यूकारियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और वेल डिफाइंड होता है। एंड इन प्रोकारियोट्स, जो प्रोकारियोट्स होते हैं बेचारे, बैक्टीरिया, उन लोगों के अंदर कैसा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, रहता ही नहीं है। ठीक है, रहता भी हो तो कैसा? वेल डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, एक हिसाब से रहता ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नोन एज न्यूक्लियर न्यूट्रल, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इट्स पोजीशन में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। इसका टाइम मतलब कैसा है? इसका एक जगह नहीं फिक्स है, मतलब टाइम टू टाइम ऐसे चेंज होता रहता है, आगे पीछे, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल, है कि नहीं। The size of the nucleus of a cell depends on the volume of the cell, amount of the DNA and proteins and metabolic phase of the cell। ठीक है, इसका साइज भी मतलब कैसा डिपेंड करता है कि मतलब सेल का वॉल्यूम कितना है, कि सेल कितना बड़ा है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। और अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इन न्यूक्लियस 80% ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड एंड 20% ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड। देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 80% प्रोटीन बनता है और 20% क्या रहता है? डीएनए रहता है। ठीक है, inside the nucleus nucleoplasm is formed which prevents the collision of other organelles। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? ये जो मतलब डीएनए हो गए, प्रोटीन, ये जो आरएनए हो गए, ये सब को मतलब कैसे एक दूसरे से लड़ने नहीं देता। मतलब कैसे? अभी देखो, अगर ये सब नहीं रहे, अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारी चीज़ें हैं, कि नहीं, तो फिर ये मतलब आपस में, मतलब आपस में इनका कोलिजन नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए ये सब को बचाने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, मैट्रिक्स जैसा रहता है, मतलब फ्लूइड जैसा रहता है। ये इन दोनों को मतलब एक पोजीशन पर ऐसे दूर दूर मतलब सेपरेट करके रखता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस का डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, ये सब कैसे आपस में मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? ये सब को आपस में मतलब
टकराने नहीं देता है ये सब चीज़ों को, ठीक है। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। साइटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। देखो साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड जैसा सब्सटेंस, है कि नहीं। तो ऐसा ये साइटोप्लाज्म किसके अंदर है प्रेजेंट, सेल के अंदर। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो अभी हमने देखा था वो किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये है साइटोप्लाज्म, इसको एक और नाम है दैट इज साइटोसोल। साइटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1862। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म consists of jelly-like ground substance called cytoplasmic matrix. The cytoplasm matrix is composed of minerals, sugars, amino acids, tRNA, nucleotides, vitamins, proteins and enzymes. ठीक है। There are several types of organelles within a cell such as nucleus, है कि नहीं। हमारे सेल में इतने सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लास्टिक हो गया, तो दैट इज़ प्लास्टिड होते हो, प्लास्टिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो इतने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब देखो एक सेल में इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो इन लोग का आपस में, है कि नहीं, कोलिजन नहीं हो जाएगा इन लोग का, आखिरी में होगा ना। अब इतने सारे चीज़ प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को मतलब आपस में ना भिड़े इन लोग का आपस में कोई कोलिजन ना हो, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म इन लोगों को मतलब रोक के रखता है। द साइटोप्लाज्म प्रिवेंट्स द कोलिजन ऑफ एबो ऑर्गेनल्स। मतलब ये सब ऑर्गेनल्स को एक पोजीशन पे फिक्स करके रखता है, मतलब कैसे हिलने मिलने नहीं देता कि मतलब तू फिर इससे टकरा जा, तू इससे टकरा जा, ऐसे नहीं होने देता। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन। अब देखिए ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा इसके अंदर देखो कितने सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं, ये गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं। तो ये इतने सारे सेल प्रेजेंट है, इन लोग आपस में ना मतलब हो जाए टक्कर, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म इन लोगों को दूर करके रखता है कि भाई आपस में झगड़ा मत करो, तोड़ो फोड़ो मत। ओके ओके, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ओके, अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं। प्रोटोप्लाज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय ड्यूजरडेन इन ईयर 1835। इन सेल टाइप टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर फॉर्म। देखो हमारे सेल में कैसा टू टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है, कंटेन्स 80% ऑफ वाटर, 80% उसके अंदर वाटर रहता है। इफ़ इन प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर 1% ऑफ वाटर लॉस हुआ, कमी हुई, तो हम लोग को फिर प्यास लगने लगता है। हम लोग को प्यास कब लगता है, प्यास कब लगता है, जब प्रोटोप्लाज्म के अंदर 1% ऑफ वाटर कम होता है कि नहीं, तो हम लोग को प्यास लगता है। इफ़ 10% ऑफ वाटर लॉस टेक्स प्लेस देन वी विल डाई। अगर 10% पानी की कमी हो गई हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, तो कैसा हम लोग डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। देखिए ये है प्रोटोप्लाज्म, डायग्राम देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टिड्स, अब देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहते हैं। इट इज़ लार्जेस्ट इन साइज इन प्लांट सेल, ठीक है, इसका साइज कैसा बड़ा रहता है प्लांट सेल में, इट इज़ लार्जेस्ट इन साइज इन प्लांट सेल। प्लास्टिड कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स, दैट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। देखिए जो प्लास्टिड होता है ये खाली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, मतलब इनका कुछ कलर नहीं होता। दे आर स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो क्या करते हैं, प्लांट सेल के लिए फूड रहता है ना, फूड, उसको स्टोर करके रखते हैं, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स, ये क्या है, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट
क्लोरोफिल, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से प्लांट हरा रहता है कि नहीं। अब देखो कोई भी प्लांट हरा है मतलब उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है कि नहीं। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. Chloroplasts are double membrane enclosing colorless matrix called stroma. Embedded in the stroma there is many green colored grana. अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ना इसके अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एनक्लोजिंग कलरलेस मैट्रिक्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मैट्रिक्स है प्रेजेंट, दैट इज फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड, उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा नाम है. और वो स्ट्रोमा के मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्रेना, हरे हरे कलर के ग्रेना प्रेजेंट है. ठीक है. अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट्स आर कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल. दे आर येलो, ऑरेंज और रेड इन कलर. अब देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किस में रहता है प्रेजेंट. अब देखिए बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं, मतलब जैसे जैसे आप लोग ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं, कोई भी एक मतलब फ्रूट ले लीजिए जिसका कलर हरा नहीं है, मतलब कैसा लाल है, पीला है, जैसे सेब ले लीजिए. अब उसके अंदर वो कहाँ से आया कलर, है कि नहीं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं. येलो, ऑरेंज और रेड कलर. अब आप लोग ऑरेंज ले लीजिए, है कि नहीं, संतरा जिसको बोलते हैं, तो उसका कलर ऑरेंज कैसे हो गया, ये इसके क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से. इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं रहता है, इसके अंदर येलो, ऑरेंज एंड रेड इन कलर ये सब रहते हैं इसके पास पिगमेंट. ठीक है. आई होप समझ में आओगा प्लास्टिड क्या है. ठीक है. ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स. ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. फिर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला. ठीक है. ये जो है ना ये मैट्रिक्स, ये जो देखिए आपको दिख रहा है बिल्डिंग जैसे, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना. ये सब क्या है, ग्रेना. और ये जो इधर फ्लूइड में उसके बैक साइड में वो सब क्या है, स्ट्रोमा, है कि नहीं. और ये सब क्या है, थाइलोकॉइड्स. इसको एक एक को क्या बोलेंगे, एक एक को थाइलोकॉइड्स, और साथ में क्या बोलेंगे, ग्रेना. ठीक है. ये भी मतलब बहुत इसके अंदर बहुत डीप में ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर है एक पूरा, मतलब कैसे इसके अंदर कहाँ से जब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है. वो सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ये देखिए. ओके तो इतना हो गया, ये था हमारा पूरा सेल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कि कैसे क्या होता है. ओके तो जाते जाते मेरे लिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं सोचा कि मैं डाल दूँ ये क्वेश्चन भी. ठीक है. इन विच सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट. हमारे ह्यूमन बींग्स में ऐसा कौन सा सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है. ऑप्शन इज इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लाज्मा. ठीक है. आप इसका आंसर देखिए थोड़ा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर किसी से पूछिए. और मैं इसका राइट आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा. अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल में. मैं वहाँ पे ऐसे MCQs डालता रहता हूँ, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प होगा. और आई होप कि अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपका साइंस बहुत वेल डेवलप होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. ठीक है. तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिए. ठीक है. देखिए अगर आपको आंसर नहीं आता तो वैसे भी मैं इसका राइट आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे तो डालूंगा ही, आप वहाँ से जाके इसका राइट आंसर मालूम कर सकते हैं. ओके तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. ओके तो फिर चलिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, जिसको सेल के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, बेसिक से बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उसको ये वीडियो दिखाइए, उसको ज़रूर सेल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि सेल काम कैसे करता है. कम से कम हमारे सेल के बारे में इतना तो सब कुछ मालूम होना चाहिए आप सभी को. ठीक है. ओके तो फिर गाइस अच्छा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. तो फिर स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ. तो फिर मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.